हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं टारगेट चंद्रा यूट्यूब चैनल और मैं हूं चंद्रभान। जैसा कि आपको पता है कि कुछ समय से वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से, तो उसका मुझे काफ़ी खेद है। बट अब वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगे। और आज जो हम बात करने वाले हैं हमारा भूगोल का टॉपिक है चक्रवात साइक्लोन। यहाँ हम थोड़ा शॉर्टकट में बात करेंगे। और चूँकि आगामी जो परीक्षाएं हैं यूपीपीसीएस 2020 और आपका 16 अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा भी लगी हुई है, यहाँ से अधिकतम एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ये मान लीजिए कि 2 नंबर यहाँ से आपका पक्का है। चाहे आप पिछले पीसीएस के पेपर उठा करके देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के, वहाँ आप देखेंगे कि यहाँ से ज़रूर प्रश्न पूछा गया है। वो या तो आपसे ये पूछेगा कि उक्त जो आपका चक्रवात है वो किस देश में चलता है, या पूछेगा कि ये जो चक्रवात है ये चक्रवात की दिशा क्या होती है। चूँकि हम चक्रवात और प्रतिचक्रवात दोनों की बात यहाँ पर करेंगे और दोनों की दिशाएं अलग अलग होती हैं। ये पूछ सकता है कि निम्न जो आपका चक्रवात है वो उत्तरी गोलार्ध में चलता है या दक्षिणी गोलार्ध में चलता है। चक्रवात होते क्या हैं, तो कभी कभी सुमेलित करने के लिए भी आ जाता है। जैसे पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था कि विली है, टाइफून है, आपका हरिकेन है, टॉर्नेडो है, किस देश से संबंधित हैं, या सुमेलित कीजिए या सुमेलित नहीं है। तो इस तरीके से ये है कि आपका 2 प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। तो ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे सही से तो 2 नंबर आपके पक्के हैं, श्योर हैं, हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कोई बड़ी बातें और चिकनी चुपड़ी बातें नहीं मेरे द्वारा की जाएंगी कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 10-15 नंबर फंस जाएंगे। और आप समझते ही हैं कि मेरे कहने से ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो 2 नंबर यहाँ से आपके मैक्सिमम आपके आ सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए चक्रवात होते क्या हैं, साइक्लोन क्या होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए चक्रवात तो निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। कैसे? निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर सकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। दोस्तों मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो ज़्यादातर समझा करके पढ़ाने का रहता है, और कई बार मैं मजबूर हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वीडियो शॉर्ट बने, लेकिन समझाने के चक्कर में वीडियो बड़ा हो जाता है। और मतलब यही है कि अगर आपके समझ में ना आए तो फिर पढ़ाने का मतलब कोई नहीं है, बेकार है। फिर थोड़ा सा आइए शॉर्टकट में समझ लेते हैं। देखिए हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी में आप देखते हैं कि हमारी यहाँ से विषुवत रेखा है, यहाँ पे आपकी कर्क रेखा, इस तरीके से आपकी मकर रेखा है। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर होती है, और मकर रेखा जो है 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित होती है। 20 को ये जो 0 अंश अक्षांश पर होती है उसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। दोस्तों हमारी पृथ्वी में तापमान के अकॉर्डिंग कई तरीके की वायुदाब पेटियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगा, वैसे ये टॉपिक अलग हो जाएगा। वायुदाब पेटियों की बात करेंगे, वायुदाब की बात करेंगे, तो ये अलग टॉपिक हो जाएगा। और जब तक आप वायुदाब पेटियाँ और वायुदाब को नहीं समझेंगे तो ये टॉपिक जो है आपका उतना समझ में नहीं आएगा। मोटा मोटी आपको यहाँ पर समझना है, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर तापमान होता है उस तापमान में जिस वायुमंडल में मतलब जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, सूर्य की किरणें लंबवत जब सीधे पड़ेंगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ का वायुमंडल जो है, वहाँ की जो वायु है, वहाँ की जो गैसें हैं वो हल्की होकर के ऊपर को उठती हैं। तो वहाँ पर निम्न वायुदाब बनता है। कैसा बनता है? निम्न वायुदाब बनता है। निम्न वायुदाब बनता कहाँ पर है? आपका विषुवत रेखा पर। और यहाँ पर हवाएँ सीधा ऊपर उठती हैं, 36। एक इसकी खास बात है, चूँकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ तापमान लगभग 12 महीने बराबर पाया जाता है, जिसकी वजह से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। आप गुब्बारे पे हवा भर दीजिए गर्म, वो भी ऊपर उठेगा। तो हवाएं हल्की होकर के ऊपर को उठती हैं। तो जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा वहाँ निम्न वायुदाब पाया जाएगा, और जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ आपका उच्च दाब पाया जाएगा, हाई प्रेशर पाया जाएगा। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि ये जो आपके ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर आपका कैसा प्रेशर रहेगा? हाई प्रेशर रहेगा। और यहाँ पर कैसा रहेगा? आपका लो प्रेशर रहेगा, निम्न वायुदाब। अब
एक चीज़ और आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो आपके चक्रवात हैं, जो हवाएं हैं, वो आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ प्रवाहित होती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हाई प्रेशर से जो हवाएं अर्थात ध्रुवों से हवाएं किस तरफ चलेंगी, विषुवत रेखा की तरफ चलेंगी, पर ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये बात कर रहे थे कि ताप की वजह से जगह अलग, क्योंकि अलग अलग तापमान हर जगह अलग अलग होता है और उसी वजह से वहाँ अलग अलग तरीके की आपके हवाएं होती हैं, अर्थात उनकी किसी की गति मंद होती है, किसी की तेज होती है, किसी की दिशा कुछ होती है। तो ये कारण होता है, ताप की वजह से क्या होता है कि हवाओं की अलग अलग दाब पेटियां पाई जाती हैं पूरे आपके पृथ्वी पर। लेकिन सिर्फ तापमान इसका एक कारण नहीं है, इसका एक कारण हमारा है पृथ्वी का घूर्णन। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है और यहाँ पर एक बल काम करता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, कोरियोलस बल। फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस बल का पता लगाया, जिसके नाम पर इस बल का नाम कोरियोलस बल पड़ गया। कोरियोलस बल होता क्या है कि जिस तरह से आपने समझा कि विषुवत रेखा पर जब सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा तो वहाँ की हवाएं जो हैं वो हल्की होकर के ऊपर उठती हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, चूंकि पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की तरफ है तो हवाओं की दिशाएं भी बदल जाती हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जब हवाओं की दिशा बदल जाए तो इस दिशा बदलने में जो बल काम करता है उसे हम कोरियोलस बल नाम देते हैं। ठीक है, तो बिना कोरियोलस बल के चक्रवात संभव नहीं है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। अब हम जब चक्रवात की बात करेंगे तो ये निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं और इसके चारों ओर, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से चक्रवात बना हुआ है। यहाँ पर आप देख लेते हैं, मान लेते हैं जैसे कि ये एक आपका चक्रवात है, इस तरीके से चलेगा, है ना। कुछ चक्रवात जो होते हैं एंटी इस तरीके से चलते हैं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ। इसको हम समझेंगे आगे चल के। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है, मतलब घड़ी की दिशा में, अर्थात क्लॉकवाइज। जब हम चक्रवात की बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध आपका क्या हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया उत्तरी गोलार्ध, है ना। ये विषुवत रेखा से ऊपर वाला ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया। यहाँ पर जो हवाएं हैं वो घड़ी की सुइयों के विपरीत, अर्थात घड़ी आपकी कैसे चलती है बताइए, घड़ी आपकी ऐसे घूमती है, लेकिन यहाँ पर जो हवाएं हैं वो ऐसे चलेंगी, ठीक ऐसे आप देख पा रहे होंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं या ये चक्रवात जो हैं उनकी दिशा क्या होती है, उनकी दिशा होती है आपका घड़ी की सुइयों के विपरीत, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एक चीज़ तो ये। दक्षिणी गोलार्ध की जब बात करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इस दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात हैं वो घड़ी की सुइयों के अनुकूल चलते हैं, अर्थात यहाँ पर कैसे चक्रवात चलेंगे, वो इस तरीके से चलेंगे, ऐसे। छोटा सा चित्र है, आपको समझना है, ध्यान से समझ में आ जाएगा। तो एक चीज़ याद रखिए कि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में आपका क्लॉकवाइज चलते हैं, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में आपका घड़ी की विपरीत दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात हैं साइक्लोन वो घड़ी की दिशा में चलते हैं। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ भ्रमण करना। ठीक है, मैं दोस्तों वायुदाब क्या होता है, वायुदाब पेटियां क्या होती हैं, उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वायुदाब और वायुदाब पेटियां समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं उसको अगर समझाऊंगा तो चक्रवात जो टॉपिक है वो ज़्यादा लंबा खींच जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप थोड़ा सा यहाँ पर संक्षेप में समझ सकते हैं। अगली बात, अगर हम प्रतिचक्रवात की बात करेंगे, एंटी साइक्लोन की बात करेंगे, तो यहाँ क्या होता है, ये वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरा वायु का ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है एवं जो केंद्र से बाहर की ओर घटता जाता है। केंद्र से बाहर की तरफ ये जो वायुदाब है वो क्या होता है, घटता चला जाता है। अब यहाँ पर अभी क्लियर होगी, प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा चक्रवातों के विपरीत होती है। प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा चक्रवातों के विपरीत होती है, अर्थात अब यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं।
चक्रवात जो हैं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे थे, लेकिन जब हम प्रति चक्रवात की बात करेंगे, एंटी साइक्लोन की बात करेंगे, तो उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात घड़ी की दिशा में चलेंगे, अर्थात उनकी दिशा, ये जो ऐसे दिशा है ये ऐसे हो जाएगी, ठीक, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जस्ट चक्रवात का उल्टा, साइक्लोन का उल्टा एंटी साइक्लोन, चक्रवात का उल्टा प्रति चक्रवात, और ये चक्रवात के पीछे पीछे चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि किसी खाली जगह को भरने के लिए भी दूसरी हवाएं चल वहाँ पर आकर के स्थान में आती हैं। अगर एक स्थान की हवा हल्की होकर के उठेगी तो वहाँ पर दूसरी हवा अपना स्थान ग्रहण करेगी। इस तरीके से समझ सकते हैं कि चक्रवात के पीछे पीछे जो है आपके प्रति चक्रवात चलते हैं, लेकिन प्रति चक्रवात की कोई दिशा निर्धारित नहीं होती है, ना गति निर्धारित होती है, ना दिशा निर्धारित होती है। प्रति चक्रवात का क्षेत्रफल बड़ा होता है चक्रवात की अपेक्षा, लेकिन इनकी गति ज़्यादा तेज नहीं होती है। प्रति चक्रवात में क्या होता है कि हवाएं ऊपर से आकर के नीचे बैठने लगती हैं, जिसकी वजह से इसके बीच में क्या होता है कि मौसम साफ होता है। तो प्रति चक्रवात का मतलब जब आएगा तो इसका मतलब है कि मौसम जब साफ होता है तब प्रति चक्रवात आएगा। लेकिन जब चक्रवात की बात करते हैं तो क्या होता है कि बारिश होती है, चक्रवात में आंधी तूफान और बारिश होती है, ये चीज़ आपको पता होगा। तो वही यहाँ पर है, चक्रवात में हवाएं परिधि से केंद्र की ओर। जब हम चक्रवात की बात करेंगे, जब हम साइक्लोन की बात करेंगे, तो साइक्लोन में क्या होता है, वहाँ यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं, प्रति चक्रवात में हवाएं परिधि से केंद्र की ओर, ये आपका परिधि है, ठीक। अब हवाएं यहाँ से कहाँ को चलेंगी, केंद्र की तरफ चलेंगी, ऐसे, है ना, मतलब अंदर से बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, अर्थात परिधि से केंद्र की तरफ चलती हैं। चूँकि आपको पता है कि यहाँ हाई प्रेशर होगा और हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर की तरफ चलते हैं, तो चक्रवात की परिधि पर उच्च दाब होता है, लेकिन इसके केंद्र पर निम्न दाब होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, लेकिन प्रति चक्रवात उच्च वायुदाब के केंद्र होते हैं। उसका जस्ट उल्टा आपको पढ़ना है। जबकि प्रति चक्रवात में केंद्र से परिधि की ओर चलती है, तो हवाएं जो हैं वो आपका प्रति चक्रवात में जस्ट इसका उल्टा चलती है। कैसे, केंद्र से आपका परिधि की ओर, ऐसे। ये आपका एंटी साइक्लोन है, प्रति चक्रवात है। चक्रवात वर्षण युक्त मौसम, अर्थात जब चक्रवात आता है तो बारिश तूफान आएगा, तो बारिश होगी। लेकिन प्रति चक्रवात साफ मौसम का सूचक होता है, साफ मौसम का सूचक होता है। आपको पता है कि हम मौसम की जानकारी बैरोमीटर, अर्थात जिससे हम वायुदाब मापते हैं, उसके द्वारा की जाती है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट, अगर पारे का तल अचानक गिर जाता है तो ऐसी स्थिति में तूफान आने का सूचक होता है, ठीक है। तूफान क्या होगा, तूफान आएगा। यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं कि पूरी पृथ्वी पर दो प्रकार के, अगर हम उत्पत्ति के आधार पर, चक्रवातों की उत्पत्ति के आधार पर प्रकार की बात करेंगे तो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। दो तरीके के चक्रवात होते हैं। उष्णकटिबंधीय को हम अयनवर्ती क्षेत्रों में, अर्थात कर्क एवं मकर रेखा के मध्य की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पर मैंने चीज़ों को बताया था कि ये आपका 23.5 अंश उत्तरी और 23.5 अंश दक्षिणी, ये आपका क्या है, कर्क रेखा है यहाँ पर, और दक्षिण में आपका क्या है, मकर रेखा है। तो उष्णकटिबंधीय जो आपके चक्रवात होते हैं वो आपका इसी कर्क और मकर रेखा के बीच में चलते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें देखिए, एक बार तो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, एक बार मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, और विषुवत रेखा पर 12 महीने लंबवत पड़ती हैं। इस वजह से ये जो क्षेत्र होता है वो गर्म क्षेत्र होता है। यहाँ के जो महासागरों का जल होता है वो भी गर्म होता है, और यहीं पर निम्न वायुदाब बनता है, ठीक है। यहीं पर निम्न वायुदाब बनता है, चूँकि हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, और उसके पश्चात ये फिर पृथ्वी घूर्णन के हिसाब से फिर ये इनकी दिशा बनती है, ठीक है। तो शीतोष्णकटिबंध जो होते हैं वो 35 से 65 अंश अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में स्थित होते हैं। अर्थात जब हम कर्क रेखा से ध्रुवों की बात करेंगे, कर्क रेखा से ऊपर की बात करेंगे, और मकर रेखा से नीचे की बात करेंगे, अर्थात 35 अंश से 65 अंश अक्षांशों के मध्य जो है वो आपके क्या चलते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय आपके चक्रवात चलते हैं। तो चक्रवात
उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। एक आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य चलते हैं, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करेंगे तो ये 35 अंश अक्षांश से लेकर के 65 अंश अक्षांश के बीच में चलते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। आइए कुछ क्षेत्रीय जो आपके चक्रवात है उनके नामों की बात कर लेते हैं। दोस्तों विली विली नाम का जो चक्रवात है वो ऑस्ट्रेलिया में चलता है, पिछले एग्जाम में पूछा गया था तो याद रखिए इसको, इंपॉर्टेंट है। टाइफून आपका चीन और जापान में चलता है। अगर हम बात करते हैं बागियो की, तो बागियो आपका फिलीपींस, जिसकी राजधानी मनीला है, आपको याद है, फिलीपींस के पास में ही आपका दुनिया के सबसे गहरी गर्त मेरियाना ट्रेंच जो कि प्रशांत सागर में पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बागियो जो आपका चक्रवात है वो फिलीपींस में चलता है। हरिकेन जो आपका चक्रवात है ये संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए में। तो हरिकेन व टॉर्नेडो दोनों आपके यूएसए में चलने वाले चक्रवात है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कहां पर चलते हैं। अगर भारत में बात करेंगे चक्रवात की, तो भारत में चक्रवात को चक्रवात ही नाम दिया जाता है, ठीक है। भारत में चक्रवात को चक्रवात ही नाम दिया जाता है। हरिकेन और टॉर्नेडो सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं बल्कि कैरेबियन सागर में भी चलते हैं। और कैरेबियन द्वीप जो है वहां पर आपका नाम सुना होगा, वेस्ट इंडीज जो आपका देश है वो कैरेबियन द्वीप में आता है, कैरेबियन सागर के पास में स्थित है। तो ये कुछ क्षेत्रीय नाम थे जो कि आप याद रख सकते हैं, यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। उष्णकटिबंधीय अर्थात ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं उष्णकटिबंधीय की। चूंकि जो आपका शीतोष्णकटिबंध है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं ज़्यादा, इस वजह से मैंने यहाँ पर उसको नहीं बताया। हालांकि प्रकार सिर्फ बता दिया कि एक वो प्रकार होता है। इंपॉर्टेंट आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपका टॉर्नेडो और हरिकेन ये दो प्रकार हैं आपके कैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के। टॉर्नेडो की बात करेंगे तो ये समस्त उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में चलता है और मुख्यतः कैरेबियन सागर क्षेत्र में। आप जब कैरेबियन सागर की बात करेंगे तो आप दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के मध्य का जो हिस्सा है, अटलांटिक महासागर का जब मैप देखेंगे तो वहाँ पर आपका कैरेबियन द्वीप है, कैरेबियन सागर है, तो उस एरिया में टॉर्नेडो आपका चलता है। इसकी तीव्रता जो है वो फुजीटा स्केल से मापी जाती है, किसकी? टॉर्नेडो की। तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। टॉर्नेडो की जो तीव्रता मानक है वो फुजीटा स्केल है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हरिकेन की। तो हरिकेन जो है वो उत्तरी अमेरिका, मुख्यतः टेक्सास, फ्लोरिडा, ये आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले शहर हैं। मैक्सिको भी आपका उत्तरी अमेरिका में ही है। वेस्ट इंडीज जो आपका कैरेबियन सागर में है, यहाँ पर भी आपका हरिकेन नामक जो चक्रवात है वो पाया जाता है, चलता है। इसकी क्षति की मापन कैसे की जाती है? इसके द्वारा जो क्षति होती है उसको किस स्केल के माध्यम से मापा जाता है? तो साफिर सिम्पसन स्केल, साफिर सिम्पसन स्केल के नाम से इसको मापा जाता है। क्षति जो होती है इस तूफान के द्वारा उसको साफिर सिम्पसन स्केल से मापा जाता है, जबकि टॉर्नेडो की तीव्रता है वो फुजीटा स्केल से इसको मापा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पत्ति की दशाएं, अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चक्रवात किन कारकों की वजह से पैदा होते हैं, इसकी उत्पत्ति की दशाएं क्या हैं वो जान लेते हैं, जिनके बगैर ये चक्रवात पैदा हो ही नहीं सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ग्रीष्म काल में अर्थात गर्मियों में सागर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। जब तापमान सागरों का कितना हो ग्रीष्म काल में 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तभी चक्रवात की उत्पत्ति होगी। दूसरा पॉइंट से है कि कोरियोलस बल की उपस्थिति अनिवार्य है, अर्थात कोरियोलस बल होना चाहिए, बिना कोरियोलस बल के चक्रवात की उत्पत्ति संभव नहीं है, ठीक है। कई बार कथन और कारण भी यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। गर्म सागरों में इसकी उत्पत्ति होती है। गर्मियों में आईटीसीजेड के साथ, अर्थात गर्मियों में आईटीसीजेड इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। और ये क्षेत्र जो है आपका, ये क्षेत्र आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाया जाता है। इस तरीके का अभिसरण क्षेत्र जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है, जिसको हम आईटीसीजेड बोलते हैं। तो आईटीसीजेड के साथ में ही आपके ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैदा होते हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसकी दशाएं थी उत्पत्ति की। अब बात कर लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD, ये क्या है?
देखिए इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन है ये? तो ये आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग है, जिसको हम IMD बोलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करेंगे, WMD की बात करेंगे, तो ये आपका इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय जिनेवा जो आपका है वो स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य देशों की बात करेंगे तो जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं, कुल सदस्य देश कितने हैं? 193। लास्ट वाला कौन सा था? दक्षिणी सूडान, जो कि अफ्रीका से अलग करके एक अलग देश बना था। तो ये आपके 193 देश जो कि आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं, ये सारे के सारे आपके विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सदस्य देश हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। भारत में चक्रवात की अगर बात करें कि भारत में चक्रवात कहाँ कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है बंगाल की खाड़ी व अरब सागर। दो ऐसे एरिया हैं जहां पर आपने कई बार नाम सुना होगा कि यहां पर चक्रवाती तूफान आए हुए हैं दोस्तों, तो ये आप यहां पर याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ अभी आपको बताना है कमेंट्स में कि अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आया था, जिसने बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा में काफ़ी यहाँ पर तबाही मचाई हुई है। तो उस तूफान का नाम क्या था, ये आपको बताना है। ठीक, चलिए मानसून काल। अब देखिए इसके आगे और कुछ बात करते हैं। मानसून काल अर्थात जून से सितंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी के चक्रवात से ओडिशा व पश्चिम बंगाल का जो तट है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अर्थात मानसून काल, अभी का जो समय है आपका मानसून काल चल रहा है। इस समय जो तूफान आपके बंगाल की खाड़ी में आते हैं वहाँ पर, तो इन तूफानों से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य जो है वो आपका ओडिशा है और पश्चिम बंगाल के है। अभी हाल ही में जो आपका तूफान आया था, मैं नाम बता देता हूँ, अम्फान। ठीक है, अम्फान, इससे बहुत ज़्यादा हानि पश्चिम बंगाल को हुई थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी बजट वहाँ के लिए पेश किया था, ताकि वो बंगाल जो है वो अपनी स्थितियों को सही बना सके, मजबूत कर सके, अपनी वहाँ की जो जनहानि है, धन हानि है, उसको संभाल सके वो। ठीक है, तो इस तरीके से बजट पेश किया गया था। मानसून पश्चात, मानसून जाने के बाद में अर्थात अक्टूबर और नवंबर में बंगाल की खाड़ी के चक्रवात से, अक्टूबर और नवंबर में बंगाल की खाड़ी के चक्रवात से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन से हैं? अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है तो वो होंगे दोस्तों तमिलनाडु, ओडिशा एंड पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का जो तट है वो मानसून पश्चात आने वाले बंगाल की खाड़ी की चक्रवात से काफ़ी प्रभावित होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि चाहे मानसून काल में हो या मानसून पश्चात हो, दो इलाके आपके ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये दोनों ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। तो जब जब कभी आपका तूफान आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हानि होती है, क्षति जो होती है, वो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य और ओडिशा को ही ज़्यादा देखने को मिलती है, ज़्यादा यहाँ पर होती है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा शॉर्टकट में चक्रवात के बारे में जानकारी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, कोई समस्या हो तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।